सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके पब्लिश हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक तो नई फंजाई स्पीसीज़ है, इंडिया इजराइल पैलेस्टीन। इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एक फ्रेम भी जो है वो किया है। सो दैट विल बी देयर। फिर चाइना यूएस के ऊपर इंडिया रेलवे कार्गो, इस पर एक बार आर्टिकल और भी आ चुका है, आज फिर आया है। ये इकोनॉमी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्गो से रिलेटेड, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर रिलेटेड ये प्रश्न है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाई पॉसिबिलिटी है मेंस में इस पे प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। फिर आपका फ्लड प्लेन एक टॉपिक आ जाता है, देर इज़ दिस टॉपिक कॉल्ड एज फ्लड प्लेन, तो वो डिस्कस करेंगे। नैनो फ्लोरेट्स क्या होते हैं, और फिर मेंस का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज देखो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए फ्रेम किया है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा चेक होगी, आपकी लैंग्वेज मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो चेक होगी, प्लस ये देखा जाएगा कि आप कितना चीज़ों को समझते हैं, कैसे लिख पाते हैं, आप अपनी भाषा पे आपको कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप डिप्लोमेट्स बनने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन करेंगे, तो भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कि आप चीज़ों को कैसे रखते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे रखते हैं। ये सब कुछ आपसे निचोड़ लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 15 मार्क्स में आपको लिखना है, और इसको फ्रेम करने में मुझे काफ़ी समय लगा इस क्वेश्चन को, बट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस इशू दैट इज़ गोइंग ऑन इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन, और उसमें एक हमस फैक्टर है, तो उसको बहुत बैलेंस होके इंडिया का स्टैंड देखते हुए, पास्ट का देखते हुए आपको लिखना है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑन मीडिया और परसेप्शन के बेसिस पे आपको आंसर नहीं लिखना है। सो इंटरनेशनल इथिक्स इज एन यूटोपियन टर्म मोस्टली डिफाइंड अंडर प्रिज्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्टैंड इन इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। इंडिया का जो स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में, वो अंतर आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करो। ऐसे क्वेश्चंस जरूरी है कि आपके इवेलुएट हों, ठीक है, और ये इवेल्युएशन आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये डेली आंसर रिव्यू का कोर्स जो है वो आपको जो है लेना है। ये प्राइस अभी इतना रखा है, इसको जल्द इंक्रीज़ होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको ऑलरेडी, और आप अपना आंसर जो है वो चेक करा सकते हैं। और इसका जो लिंक है ऐप का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है, तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। करंट अफेयर प्लस का अगर आप प्रीलिम्स इस साल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एक इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है, जिसमें 50 टेस्ट हैं, 499 प्राइस है इसका, 50 टेस्ट हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से गो थ्रू हों। और 2 टेस्ट मैंने ऑलरेडी कंडक्ट करा दिए हैं, तो आपने नहीं दिया तो प्लीज़ ज्वाइन करें और टेस्ट को ज़रूर से दें। इस कमिंग संडे को तीसरा टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो वो भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है, ये ध्यान में रखना। तो इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा आप लोग जरूर से बने और ज्वाइन करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी हमारा पेपर 1 2-3 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर पेपर 2 शुरू हो सकता है, तो आप लाइव अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे आप जुड़ सकते हैं। बट एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, वो भी आप सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिसर्चर्स आइडेंटिफाई अ न्यू मशरूम स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से नई जो है स्पीसीज फाइंड हुई है। तो जनरली देखो, इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनता है, बट हाँ इसको आप अपने प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में जो है वो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में इफ़ यू कैन नोट इट डाउन, दैट विल बी अगेन लाइक, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, कोई मेंस का इसमें प्रश्न की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आप रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। तो नई जो मशरूम स्पीसीज़ है वो आपकी फाइंड की गई है। तो यहाँ पे मतलब कहाँ फाउंड की गई है वो तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे पाई गई है, और इस स्पीसीज़ का नाम ये रखा गया। थोड़ा नाम याद रखना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेंगे कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये न्यूज़ में था तो क्या है। सो कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस क्यूमोसस या एल्बोस क्यूमोसस, ये क्या है, इट्स अ वी कैन से इट्स अ न्यू स्पीसीज, जो कि फंजाई की आपकी स्पीसीज़ है। तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट द फंजाई स्पीसीज़। तो ये बेसिकली जस्ट अबाउट आपका 85 mm इसकी हाइट रखी गई है। दूसरा देखते हैं, ये 2 टॉपिक्स हैं, इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट। अब इसमें 2 को मैंने दोनों से कुछ पॉइंट्स पिक करके मतलब हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। अब इन्होंने अपना
काफ़ी सारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और अपना व्यू पॉइंट जो है इन्होंने जो है रखे हैं और इम्पॉर्टेंट पोजीशन भी ये होल्ड करते हैं। लेकिन हम जैसे इंडिया के स्टैंड के बारे में यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा काम का है, तो एक तो इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा देख लेंगे, एक ये पॉइंट देख लेंगे यहाँ पे जो एक कदम उठाया गया है और यहाँ पे एक एनालिसिस रखा गया है। ये दो चीज़ें हमें डिस्कस करना है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करना है। सो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात की गई है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में हम इसको इंक्लूड करेंगे। इट कैन बी इंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल रिलेशन। सो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे इट हैज़ बीन हाईलाइटेड अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। तो ये आप अपने जहाँ भी आईआर का टॉपिक है उसके अंदर नोट करो। देखो जब भी आप नोट्स को बनाएं तो नोट्स जो है बेसिकली आपके कैसे होने चाहिए, नोट्स बेसिकली आपके हमेशा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमेशा जो नोट्स सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपेयर करने हैं, नोट्स आपको डेट वाइज नहीं प्रिपेयर करने हैं, ये ध्यान में रखें। चलो थोड़ा सा मैप आप लोग इस रीजन का जरूर से गो थ्रू हो, ठीक है। जैसे ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी, जैसे ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये थोड़ा सा जरूर से ध्यान रखें। मैंने कई बार आपको कराया भी है। यहाँ सीरिया में गोलान हाइट है, ये सीरिया है। जैसे इस रीजन को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं पता होना चाहिए। जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, ये गाज़ा का एरिया है, ये इसराइल है, इधर जॉर्डन रिवर बहती है इसके वेस्टर्न इलाके में, जो आप कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक है, जो कि फ़लस्तीन का हिस्सा है। और फ़लस्तीन में अगर आप बात करोगे ना, तो फ़लस्तीन में दो चीज़ें आपको याद रखनी। एक तो गाज़ा बेसिकली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हमास, और बेसिकली वेस्ट बैंक है वो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या जैसे फतह है, इनके द्वारा कंट्रोल्ड है और इसको आपका रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। वेस्ट बैंक का जो रीजन है उसको आपका रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन जो हमास है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इंटरनेशनल लेवल पे कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। ये सिनाई पेनिनसुला है। अगर आप देखोगे ना, तो ये जब आपकी 6 डे वॉर की स्थिति आई थी तो इजराइल ने इस पूरे रीजन को कब्जे में कर लिया था, और ये इजराइल से भी बड़ा इलाका है। ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का ये हिस्सा है। तो इजराइल ने पूरा जो है इस रीजन को कैप्चर कर लिया था। इजराइल अगर चाहता तो इस पूरे रीजन को अपने पास रख सकता था, लेकिन फिर उसने क्या किया, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि उसे रिकॉग्निशन मिले, तो इजिप्ट ने उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी और ये रीजन सिनाई वाला वापस इजिप्ट को कर दिया गया। तो 6 डे वॉर आपकी हुई थी, आई थिंक 66-67 के समय हुई थी, जिसमें बड़े सारे देशों ने एक साथ हमला, अरब देशों ने, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब लोगों ने मिलकर हमला कर दिया था इजराइल पे। तो ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो पूरी की पूरी जो लड़ाई है, अभी जो स्थिति चल रही है, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे G20 के अंदर भी इस रूट के बारे में चर्चा की गई थी और G20 में इसको ऑफिशियली सामने रखा गया था, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो रास्ता है मुंबई से होते हुए, देखो ये सब जगहें आपको याद रखनी हैं। तो ये देखो यहाँ पे ईरान को बाईपास किया गया है, सऊदी अरेबिया इसमें इंक्लूड किया गया है ना। तो देखिए हरात है, अल वीफात है, इसके बाद पायर्शियस है, पायर्शियस यहाँ लोकेटेड है, हाइफा लोकेटेड है, जैसे ये लोकेटेड है। उसके बाद अल हदीता की बात करें तो ये लोकेटेड है, रियाद लोकेटेड है, इधर दुबई लोकेटेड है, दिस इज़ दुबई, जबल अली भी कहते हैं, और मुंबई से। तो ये कॉरिडोर पूरा इस तरीके से जा रहा है। अब इस रीजन में लोग कब्जा भी करना चाहेंगे, और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव परसेप्शन भी डेवलप किया जाए, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पूरी की पूरी जो अभी वेस्ट एशिया में चल रहा है उसके पीछे यही सब कुछ है। पूरी जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ चाइना रशिया की बात करें तो वो अपना चाह रहे हैं कि, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो एक चाइना की अगर बात करो तो देखो चाइना के अंदर एक तो चाइना अपना जो उसका एम रखा है चाइना ने, तो एक तरफ वो क्या है, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव चला रहा है, ये चाइना का है। और रशिया का आपका है, जिसका नाम है, रशिया की बात करें तो एक यूरेशियन यूनियन है, ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ये आपका एक है इकोनॉमिक यूनियन है। इन दोनों को मिला के एक नया पावर ब्लॉक डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है यूरेशियन ब्लॉक। यूरेशियन में यूरोप और एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरेशियन पावर ब्लॉक है। तो रशिया और चाइना इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे ये कई ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जैसे एससीओ है या ब्रिक्स जैसी संस्थाएं हैं, इसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिससे कि अपने एम्बिशन को इसको बढ़ा सकें, मतलब यूरेशियन ब्लॉक को डेवलप कर सके। लेकिन अब आप ये देखो कि यहाँ पे अगर इनको करना है तो ये अगर ये वाला यूएस लेड जो इनिशिएटिव अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है,
ये वाला इनिशिएटिव, तो उनका काम नहीं बनेगा। तो ये फिर पूरा इस टाइप का युद्ध की स्थिति लाके जैसे हमस को स्पॉन्सर कर दिया कि आप ऐसा हमला करो, फिर युद्ध स्थिति बन गई। युद्ध की स्थिति बनने के बाद फिर जो भी डिस्टर्बेंस होगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, पूरे अरब देशों के बीच में। फिर वहाँ पे ये कॉरिडोर सक्सेसफुल होना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कॉरिडोर अगर आप बना रहे हो तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत काफ़ी हद तक रहती है। तो ये कुछ बातें ध्यान में आपको रखनी है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना जो डिसीजन है जिसके तहत इंडिया ने क्या किया था, अब्सटेन किया था। अब्सटेन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेट नहीं किया। लास्ट वीक वोट एट UN जनरल असेंबली फॉर अ सीज फायर इन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट as its way of protesting the omission of any explicit condemnation of the heinous October 7 terror attack by the Hamas militant on Israel। तो देखो इंडिया ने इस चीज़ को हमस किया, अब्सटेन किया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, एज अ डिप्लोमेट के रूप में, या आप कह सकते हो कि अगर आप इतने बड़े सर्विस या इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमें जो काम है वो इज़राइल की बात करें तो हमारे कई नेशनल इंटरेस्ट इजराइल से जुड़े हुए हैं और बहुत अधिक है। जैसे कई युद्ध हुए हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल और आर्म्स एम्यूनिशन का सपोर्ट इजराइल से जो है वो हमें मिला। इसके अलावा भी जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, डिफेंस की बात करें तो वहाँ भी इजराइल का हमारे पास सपोर्ट है। तो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ हमेशा हमारा जो स्टैंड रहा है वो टू स्टेट थ्योरी पे रहा है, टू स्टेट थ्योरी पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के केस में अगर बात की जाए तो दो पार्ट है इंडिया को जो ध्यान में रखना है। इंडिया को देखो, पहली चीज़ तो इंडिया क्या है, इंडिया पैलेस्तीन के कॉज को इंडिया सपोर्ट करता है। ये चीज़ हमेशा से याद रखना, पैलेस्तीन के कॉज को इंडिया सपोर्ट करता है, प्रेजेंट भी सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद क्या है कि पैलेस्तीन में इंडिया टू स्टेट थ्योरी पे इंडिया बिलीव करता है, मतलब कुछ जो एरिया है वो इजराइल को मिले और कुछ जो एरिया है वो पैलेस्तीन को मिले। तो टू स्टेट थ्योरी पे इंडिया बिलीव करता है। इंडिया का स्टैंड अभी भी इस पे चेंज नहीं हुआ। लेकिन इंडिया एक चीज़ और भी हाईलाइट कर रहा क्या है, वो है टेररिज्म की बात की जाए। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि जो भी एक्ट हमस का है वो क्या है, वो टेरर एक्ट है। और ये जैसे मान लो टेरर एक्ट क्या है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो। देखो युद्ध की स्थिति एक अलग चीज़ होती है, बट यहाँ सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट जब जैसे किया गया, चुपके से जाके लोगों को मारना, वो टेरर अटैक होता है। तो हमस ने क्या किया, एक तो हमस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है, दूसरा ये एक टेरर अटैक है। तो इंडिया ने इस चीज़ को अपोज किया है कि आपने ये जो 7 अक्टूबर को टेरर एक्ट है इसको क्यों कंडेम्ड नहीं किया है। इन द सेंस इंडिया ने देखो फाइनली इंडिया ने अब्सटेन किया, एक रिजोल्यूशन था, उस रिजोल्यूशन में ये जो एक सीज फायर की बात की तो इंडिया ने अब्सटेन किया। क्योंकि इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया, क्योंकि इंडिया को देखना है कि यार उसका इंटरेस्ट इजराइल के साथ भी है और उसका इंटरेस्ट फ़लस्तीन के साथ भी है। फ़लस्तीन के साथ एक बना के रखना पॉजिटिव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया को अरब वर्ल्ड की भी ज़रूरत है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अरब वर्ल्ड में रहती है, प्लस इंडिया की जो ऑयल की बात करें वो भी हमें अरब वर्ल्ड से आता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि अब हम इन देशों को भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो हमारा भी इंटरेस्ट देखा जाए है, और फिर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखा जाए, तो फ़लस्तीन एक बड़ा फैक्टर बनता है इंडिया के, जो इंटरनेशनल एथिक्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भी इंडिया फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता है। तो ऑल दो अभी हमें क्या बैलेंस करके रखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें बहुत चीज़ें देखनी है। जैसे I2U2 ग्रुपिंग है, या फिर अभी ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ऐसे लेवल पे इजराइल एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता है, अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्लस जो पार्टनरशिप है, प्लस फ़लस्तीन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमें दोनों के साथ बनाना, अब जब आपको दोनों के साथ बनाना तो अगर आपने एक कदम एक के फेवर में उठाया तो दूसरा नाराज़ होगा, दूसरे फेवर में उठाया तो पहला नाराज़ होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि कुछ भी ना किया जाए, अपना अब्सटेन किया जाए और कोशिश किया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ही चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। सो ये एक पॉइंट है, इंडिया का जो स्टैंड टेररिज्म पर है वो है, क्योंकि जो एक्ट हमस का 7 अक्टूबर को हुआ था वो एक टेरर अटैक था। इंडिया इस चीज़ को बहुत फॉर्मली हाईलाइट बार बार इस चीज़ को भी इंडिया कह रहा है। फिर इंडिया का जो मतलब जो अब्सटेन हमने किया है, इसमें एक इंडिया गवर्नमेंट, देखो कभी भी ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट शब्द आप यूज़ करना, ठीक है। तो सेफ पोजीशन, सीकिंग अ सेफ पोजीशन रादर देन टेकिंग अ स्टैंड। अब देखो इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस दे रखा है। जैसे मान लो 2018 को एक वोटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि इजराइल के द्वारा जो एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया गया था, तो उसमें इंडिया ने भी एक प्रकार से अपना स्टैंड लिया था। अब एक चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि
एक आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, जिसे हम कई बार हम जैसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे एक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसमें भी हमने क्या किया ना, हम यूएसए की तरफ गए ना हम यूएसएसआर की तरफ गए, हम किसी की तरफ गए नहीं, हमने अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दिया। अब देखो अब क्या है कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है, अब जैसे मान लो हम एक न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बट प्रश्न ये है कि जब आप लीडर हो बनना चाहते हो तो उसमें क्या आप न्यूट्रलिटी के साथ जा सकते हो क्या? न्यूट्रलिटी का मतलब ये होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप इसराइल की तरफ जा रहे हो, ना आप फ़लस्तीन की तरफ जा रहे हो, आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो जो आपको ये लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, तो उस पर भी आप जो है एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं ले रहे हो। बाकी जो जो भी इंडिया का अब्सटेन करना है उसको हम अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया, बट इंडिया का ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं है। इंडिया ने हमेशा फ़लस्तीन के कॉज को भी सपोर्ट किया है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टेररिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया है। तो कहा यह जाता है कि जैसे अगर आप इस प्रकार से अब्सटेन करेंगे तो इतना बड़ा जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है और उसमें अगर आप अब्सटेन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो आप अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक लीडर के रूप में रिफ्लेक्ट हों, वो नहीं हो सकता है। वो फिर एक ये रहेगा कि यार जो है ये तो अपने इंटरेस्ट को ही देखेंगे, अब इनका इंटरेस्ट ये है कि कुछ किसी के बारे में कुछ ना बोला जाए। तो ऐसे में फिर क्या है कि आपकी जो इमेज है, जिसको आप एक लीडर के रूप में जो इमेज आप बनाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से होगी, ये एक चैलेंजिंग टास्क इंडिया के लिए बन जाता है। इस आज के समय में एक एंगल ये दिया गया। दूसरा कहा गया कि दूसरा जो एक एस्पेक्ट है कि इंडिया अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना। जैसे ख़ास तौर से देखो अभी क्या है कि अरब वर्ल्ड के भी कुछ ऐसे देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, ये ऐसे देश हैं, या कुवैत है, ये ऐसे देश हैं जो कि क्या है इज़राइल के साथ भी मिलकर जो है, क्योंकि इनको पता है कि ऑयल की डिमांड फ्यूचर में इतनी अधिक बनी नहीं रहेगी, इनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मतलब अल्टरनेटिव ना डेवलप करें, क्योंकि 10-20 साल में ऑयल की डिमांड ख़त्म हो जाएगी और फिर इनकी इकोनॉमी बहुत अफेक्ट हो सकती है। तो इजराइल के माध्यम से ऐसे ये कुछ देश हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलकर अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको काफ़ी इन्हांस करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहते हैं, और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंडिया तो ये ग्रुपिंग बहुत मैटर करती है, जैसे I2U2 है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इंडिया को क्या है कि इस चीज़ को भी देखना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, इंडिया को इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इस वजह से ऐसा नहीं कि इंडिया खुल के जो है इजराइल को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दे। वाइल वी डोंट हैव डायरेक्ट रोल येट, इट इज़ टाइम फॉर यूएस एंड वेस्ट एंड गल्फ वर्ल्ड शोड लीडरशिप फर्स्ट, एनी रीजन फॉल आउट विल अफेक्ट अस। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस एरिया के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अरब वर्ल्ड। ऑयल के कंटेक्स्ट में भी, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे लोग रहते हैं, तो हमारे डायस्पोरा भी है, कई इंटरेस्ट हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी लीडर, चाहे यूएस हो चाहे अरब वर्ल्ड के जो भी लीडर्स हो, उनको आगे आके एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी आपका बना है। दूसरा ये भी इंडिया ने कहा है कि अगेंस्ट टेररिज्म, तो देखो इंडिया ने पूरा अभी जैसे अब्सटेन किया तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी रखा है कि एक प्रकार का जो टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उसको तो इंडिया ने हमेशा से क्रिटिसाइज किया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कम आउट नॉट जस्ट अगेंस्ट टेररिज्म बट ऑल्सो मोर फोर्सफुली अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रेजिडी जो गाज़ा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ह्यूमन ट्रेजिडी भी जो गाज़ा के अंदर है उस चीज़ को भी इंडिया को थोड़ा सा हाईलाइट जरूर से करना चाहिए। ऑल्दो इंडिया ने एड प्रोवाइड की है गाज़ा के अंदर, इंडिया ने सपोर्ट भी जो है रखा है, लेकिन ये भी देखना है कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब क्योंकि देखो बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आई थिंक अराउंड 70 लाख लोग हैं और उतनी छोटी जगह पे लोग रहते हैं, वो प्रेजेंट हैं, तो ये भी इंडिया को देखना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट या इंटरनेशनल एथिक्स की बात करें कि वहाँ जो लोग हैं, देखो सिविलियन लोग हैं वो उनको तो ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे अब हमस के 30,000 फाइटर्स हैं, मान लो उनकी फैमिली वैमिली मिला के आपको सपोर्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको तो इतना मतलब नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे देखना है कि वो जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको कैसे देखा जाए। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है, और इंडिया को अगर अपने आप को लीडर के रूप में सामने रखना है तो यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर आप टेरर को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो गाज़ा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस पे भी हमें एक अपना स्टैंड जो है वो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग द यूएस चाइना टाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक बड़ा टॉपिक आज के समय में बन जाता है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी आज के समय में बहुत बनता है बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि
जो भी आज के समय में विश्व का पोलराइजेशन है वो बहुत अधिक इन्हीं देशों के अराउंड आपका देखने को मिलता है। तो आज की अगर आप स्थिति को देखो तो जो भी है, एक तरफ आपका यूएस है, एक तरफ आपका जो है चाइना है, और ये दोनों मेजर पोल्स ऑफ पावर के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ आपका चाइना है। अब इनके बीच में देखो कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। अब ये क्या है कि अब अपने डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत तेज़ी से ये एक दूसरे की टांग खींचने में भी लगे हुए हैं। अब ये सब कुछ आपको देखने को भी मिलता है बहुत सारे इलाकों में, जैसे पैसिफिक ओशन में भी सेम सी चीज़ देखने को मिल रही है, जो पैसिफिक ओशन का इलाका है। दूसरा मिडिल ईस्ट की बात करें, वहाँ भी ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़पेपर में नहीं आई हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इन्हेंस करेगी। ध्यान समझना इस चीज़ को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जैसे देखो, अगर आप विश्व को देखोगे ना, इफ़ यू कैन सी, तो विश्व के अंदर थोड़ा सा मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये इलाका है, तो ये पैसिफिक ओशन है, दिस इज़ द पैसिफिक ओशन, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। अब देखो ये जो पैसिफिक ओशन है, चाइना लगातार अपना एक्सपेंशन इस पूरे रीजन के अंदर इंक्रीज कर रहा है, जब ये पैसिफिक ओशन की बात अगर की जाए, ठीक है। तो ये हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। अब आप ये देखो इस रीजन कर, अब चाइना को ये डर है कि यूएस अपना प्रेजेंस इस पूरे इलाके में इंक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को हम इंडो पैसिफिक भी बोलते हैं, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक शब्द भी यूज़ करते हैं। और इसमें ग्रुपिंग भी इंपॉर्टेंट, ग्रुपिंग पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक। और एक ग्रुपिंग भी है जिसका नाम है क्वाड, क्वाड शब्द हम यूज़ करते हैं। इंडिया भी इसका हिस्सा है। अब देखो क्या है कि उसको पता है कि यूएस बहुत ज़्यादा फोकस क्या कर रहा है। एक चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ समझना, देखो पूरा एनालिसिस क्या है। यूएस जो है अगर आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान से हटा, अफ़गानिस्तान से हटने का एक बड़ा रीज़न क्या था कि वो अपना सारा का सारा फोकस इधर करना चाहता था, क्योंकि सारी की सारी जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की है चीन की, वो इसी इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। अब क्या है, इधर हट के इधर जाना चाह रहा था। और वेस्ट एशिया के अंदर भी इज़राइल के माध्यम से, वेस्ट एशिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इज़राइल के माध्यम से अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ कर रहा था। वो ये चाह रहा था कि इज़राइल इस जगह पे रहे और इसके माध्यम से यूएस अपना प्रेजेंस को बढ़ाए और अपना सारा फोकस चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में करे और चाइना को काउंटर करे। अब चाइना को ये भी देखना है कि देखो, एक तो IMEC कॉरिडोर को तो चलो एक पॉइंट है ही, दूसरा वो है कि चाइना ये भी चाहेगा कि यूएस का फोकस दोबारा से इस जगह पे शिफ्ट हो, ये भी चाइना चाहेगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से फोकस होकर यूएस दोबारा से मिडिल ईस्ट में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, चाइना को मौका मिलेगा इस रीजन में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये जो रीजन है वेस्टर्न पैसिफिक का रीजन, वहाँ पे अपने आप को ये स्ट्रेंथन कर लेगा। जैसे अभी आप देखोगे ये सब चल रहा है, इसी बीच में कल ही मैंने आपको पढ़ाया कि एक वो छोटा सा आइलैंड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, क्या नाम था उसका, तो उसमें कल ही डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन बताना। तो उसमें वो अपना प्रेजेंस जो है वो हाईलाइट कर रहा है। तो देखो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। ये इनकी मुस्कुराहट जो आप दोनों की देख रहे हो ना, ये बहुत ही फेक मुस्कुराहट होती है। इसको भी सीखने का एक तरीका होता है, आपको ट्रेनिंग भी मिलती है कि कैसे बिना हंसे, बिना खुश हुए हंसना है आपको। तो चाइना की बात करें तो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ईरान में है, और ईरान हिजबुल्लाह को, हमस को कंट्रोल एक तरीके से करता है। और हिजबुल्लाह है उसकी जो एंट्री है ये सिचुएशन को और अधिक कॉम्प्लिकेट कर सकती है। एक ये आप कह सकते हो कि ये और फर्दर सिचुएशन को इट कैन कॉम्प्लिकेट। यही तो देखने वाली बात बन जाती है कि अगर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बनती है, अब फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्थिति बनेगी इसमें एक पिक्चर क्रिएट होगी फ्यूचर के अंदर। जो होगा वो ये होगा कि मान लो हिजबुल्लाह है, इधर से हमस है और बहुत सारी ऐसी स्थिति है, तो यूएस मान लो इसको कंट्रोल नहीं करेगा, फिर चाइना लास्ट में कंट्रोल कर लेगा और चाइना सबका मसीहा बन जाएगा। वो बोलेंगे कि यार देखो कंट्रोल कर लिया, अब वो ईरान के माध्यम से कंट्रोल कर लेगा। तो यूएस तो है, इजराइल को कंट्रोल कर सकता है, बट अगर इजराइल रुकेंगे भी, बट जब तक ईरान नहीं बोलेगा तब तक ये हिजबुल्लाह या हमस ये भी अपने जो स्टेप्स हैं उनको आगे पीछे नहीं करेंगे। सो यूएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे
उसकी इकोनॉमी कंपेयर टू चाइना बेटर पोजीशन में है। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात अगर किया जाए, सो अमेरिका ने अपना जो अलायंस है यूरोप में दोबारा से स्ट्रेंथन कर लिया, और उसमें बड़ा एक फैक्टर ये हुआ कि जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है वो एक बड़ा फैक्टर आपका बना है, जिससे कि स्ट्रेंथन अपने आप को यूएस यूरोप में कर पाया। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में भी यूएस प्रेजेंस को अपना इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। इंडिया के साथ और वियतनाम जापान के साथ अपने रिश्ते, ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस इनके साथ यूएस ने अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर लिए हैं, उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। फिर उसके बाद जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बीजिंग को भी कई लेवल पे टारगेट भी किया है। जैसे मान लो चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है तो उसमें कई प्रकार के टैक्स इंपोज करना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी किया था, तो उसी पॉलिसी को आगे फर्दर लेकर जाया गया है। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी जो थी उसमें भी जो चाइना ने मतलब यूएस ने ये बात हाईलाइट की है कि उनका इकलौता जो कॉम्पिटिटर इस समय है वो चाइना ही है, और उसको फिर अलग अलग लेवल पर उनको कई लेवल पे, चाहे टेक्नोलॉजिकल लेवल है, डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पे कैसे टैकल किया जाए उस पर भी फोकस करना है। फिर यूएस ने फिर कई प्रकार के, जैसे मान लो कि जैसे चाइना अपने कई प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो उन प्रोडक्ट को कैसे रोका जाए, वो मार्केट तक रीच ना करे, तो उस पर भी चाइना के जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूएस ने काफ़ी प्रयास किए हैं। दूसरे जैसे जो मेजर मार्केट है उनको एक प्रकार से उन तक अपनी रीच को इंक्रीज करके चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए अल्टरनेटिव डेवलप करके टैरिफ इंपोज कराना उन देशों के द्वारा। अब इंडिया भी एक बड़ा मार्केट आपका बनता है, तो इंडिया एक बड़ा मार्केट बनता है, तो किस प्रकार से चाइना धीरे धीरे, जैसे मान लो कई प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अल्टरनेटिव डेवलप हो जाता है तो उस स्थिति में फिर हम अपने ही प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, हम चाइना पर निर्भर नहीं करेंगे। तो ये सब तरीके हैं कि चाइना के एक्सपोर्ट को कैसे रोका जाए। तो देखो, अगर आप पूरे स्टैंड को समझने का कोशिश करो तो यहाँ पे जो चाइना को रोका जो जा रहा है, चाइना को रोकने की अगर बात की जाए तो कई लेवल पे प्रयास आपका किया गया है। चाइना को जो भी रोका गया है तो उसमें कई लेवल का प्रयास आपका किया गया है। तो जैसे मान लो वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे तो वो मार्केट कंट्रोल करना जहाँ पे उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। दूसरा, टैरिफ इंपोज करना अगर कोई प्रोडक्ट चाइना का यूएस जा रहा है। तीसरा ये भी है, कई सारे रीजन पे हम मतलब यूएस अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इसके अलावा यूरोप में दोबारा से अपने अलायंस को बढ़ा रहा है, ठीक। और यही सारे कई ऐसे डेवलपमेंट्स है जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे मार्केट नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए एक ही सॉल्यूशन बचता है कि वो किसी तरीके से प्रोडक्ट की डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करे, बट डोमेस्टिक डिमांड की भी अपनी एक लिमिटेशन है। कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो प्रोडक्ट को खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो या तो उसके देश में ही लोग खरीद ले या फिर उसे फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट में उसे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे चाइना के स्टैंड की अगर बात किया जाए तो यूएस एक बड़ा मिलिट्री पावर है, ये चीज़ तो माना जाता है, और ये भी कहा है कि उसको ये है कि कोऑपरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जरूरी भी है। और यहाँ पे चाइना, मतलब ये चाइना का मानना है कि ये अगर यूएस इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव और कन्फ्रंटेशन करेगा, मतलब एक लड़ाई वाले भाव से अगर चीज़ें करेगा तो ठीक नहीं है। और यूएस का जो एक्सेप्टेंस है ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम विच मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, तो ये मतलब चाइना मानता है कि यूएस ने बहुत बार ये चीज़ मान रखी है दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और उसे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मिलिट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी देखा जाए तो चाइना लगातार अपना जो डोमिनेंस है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बढ़ा रहा है। ये उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोई और प्रेजेंस इस रीजन में हो जाएगा तो उसका जो ईस्टर्न इलाका है वहीं पे उसके सारा डेवलपमेंट है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो भी प्रेजेंट रहेगा वो ईजिली चाइना को कंट्रोल कर सकता है। सो कई उसके नेबर्स जो हैं, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, वो उसको यूएस का सपोर्ट है, यूएस के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ताइवान जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है, वहाँ भी यूएस का अच्छा खासा प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो, या जब भी आप सेशन देखें तो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जहाँ मौका मिले सेशन को जरूर से शेयर करें। और वॉइस कैसा है और आपको ये फॉर्मेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें। आंसर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं आकलन सीरीज सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके, और उसमें आकलन सीरीज ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने आंसर को पोस्ट करो। प्रीलिम्स का टेस्ट भी करो और एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल चाह रहे हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो।
डाउनलोड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय द रेलवे। इस पर अभी हमने चर्चा भी की थी, बहुत अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बार बार हाईलाइट हो रहा है, 2-3 आर्टिकल्स इसमें आएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस डायरेक्ट मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कल भी हमने इस पर चर्चा की थी और आज कुछ और पॉइंट्स आएंगे तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, दिस विल फॉल अंडर इकोनॉमी, और उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो देखो रेलवे है, रेलवे का बहुत अलग अलग जगह कनेक्शन है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का इलाका है, छत्तीसगढ़ झारखंड, यहाँ से कोल आयरन लेकर जाना है अलग अलग जगह पे, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग जो हैं ये आपके क्या है, कार्गो। कार्गो मतलब जो सामान है, या है ना, एक तरफ कल भी मैंने डिस्कस किया था, एक तरफ आपका पैसेंजर लेने वाली ट्रेन होती है और एक मालगाड़ी होती है जो कार्गो और ये सब ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो देखो पैसेंजर वाले में तो रेलवे नुकसान में है, लेकिन कार्गो वाले में बहुत ज़्यादा फायदे में है। तो अलग अलग रूट्स को डेवलप किया जा रहा है, कई डेडिकेटेड कॉरिडोर्स या फ्राइट कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हो रेड कलर में है, जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर, उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कई प्रकार के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, फिर आपका सदर्न कॉरिडोर, ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर्स जो हैं वो हैं, अलग अलग जगह पे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं रोड रेलवे के माध्यम से। और इन कॉरिडोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईजिली जो भी प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके। जो फ्राइट है मतलब जो कार्गो है, जैसे मान लो कोल है, आयरन है, या कोई भी सामान है, उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका किया जा सके, उसे किस प्रकार से और कॉस्ट इफेक्टिव उसका इंक्रीज किया जाए, इस पर फोकस किया गया। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रयास किए गए, बहुत अल्टीमेट पॉइंट्स दे रखे हैं। 2 मेजर पॉलिसीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो पीएम गति शक्ति पॉलिसी है फॉर नेशनल मास्टर प्लान, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये 2 मेजर पॉलिसी है जिसके तहत कैसे इन्वेस्टमेंट करके ये पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे उसको इंक्रीज किया जा सके। तो पीएम गति शक्ति पॉलिसी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंप्रूव किया जाए। तो ये गति शक्ति जो पॉलिसी है, इसमें कई जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैं उसको कैसे जो है हम साथ लेकर आ सकते हैं, जिसमें शिप भी हो सकती है, जिसमें रोड रेलवे, वो जो वाटरवेज, इन सब को कैसे यूज़ करके और एक डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। और जो आपका नेशनल मास्टर प्लान पॉलिसी की अगर बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल का इस्तेमाल करके कैसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना के रख दें, प्रॉपर प्लानिंग की, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप रेलवे, रोड, वाटरवेज जो भी आप प्लान कर रहे हो तो वो आपस में कनेक्टेड हो, जो फिजिबिलिटी हो उस फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फिर ये जो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, किस प्रकार से मतलब इसमें नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल और कई प्रकार की जो डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा लिए जाते हैं उसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, ये भी फोकस किया गया है। अब इसमें इंडियन रेलवे, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वेबसाइट की अगर बात किया जाए, इसमें कुछ फोकस किया गया। जैसे ये जो पीएम गति शक्ति जो आपकी स्कीम है, इसमें पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट करना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की पॉलिसी है। फिर 400 वंदे भारत जो ट्रेन है ये आपका इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे किस प्रकार से कदम उठाए जाएं जिसके माध्यम से कार्गो के कंट्रीब्यूशन को हम इंक्रीज कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें। तो पोस्टल रेलवे नेटवर्क को जोड़ना, हर स्टेशन से एक प्रोडक्ट को, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, वहीं से ही जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक सिंगल प्रोडक्ट को वहीं से ही गाड़ी में चढ़ाया जाए, मतलब मालगाड़ी में, और ट्रांसपोर्ट किया जाए। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ भी आपको फोकस की गई। बल्क कार्गो जो बहुत लार्ज स्केल में होता है, जैसे मान लो आपका कोल जैसी चीज़ें हैं, ये क्या है, बल्क कार्गो कहलाता है। अब इसमें देखो कि कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए गए हैं, तो जैसे ब्लॉक रेक मूवमेंट रूल्स, जिसमें टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू लोड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। मतलब जनरली ऐसा नहीं है, जैसे मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको किसी बस में बैठना है तो आपको एक ही जगह है, वहीं से बैठ सकते हो। तो हो सकता है बहुत दूर हो तो आप प्रेफर ना करो, फिर आप सोचो चलो कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसे अगर आपको मल्टीपल पॉइंट से मौका मिलता है तो आप फिर उस चीज़ का ट्रैवल करोगे। ऐसे कार्गो को चढ़ाने की जब बात होती है तो वहाँ पे भी मल्टीपल लोकेशन की बात की गई, वो परमिट होना चाहिए। जो रेक्स हों वो छोटे रेक्स भी अलाउ किए जाएं। ऐसा नहीं कि जो बड़े रेक्स होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, आप कहोगे इतने साइज़ का हो तभी हम कर सकते हैं, छोटे होंगे तो उसका और वाइड स्केल तक जो है बढ़ेगा। फिर प्राइवेट टर्मिनल्स भी बनाना, सरकारी ना हो, प्राइवेट टर्मिनल्स हैं जहाँ उनके टर्मिनल्स के माध्यम से कार्गो अपलोड किया जा सके। और
उसके बाद जैसे गति शक्ति जो टर्मिनल पॉलिसी है, इसको भी हैज़ इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज टर्मिनल्स एंड मतलब यहाँ पे जैसे जो गति शक्ति टर्मिनल पॉलिसी, इसमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी रियलाइज़ किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े टर्मिनल्स है इसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही या सरकारी तंत्र के द्वारा ही किया जाए। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की भी इसमें बात की गई है और उसको भी इंक्रीज करने की बात आपकी की गई। तो इंडियन रेलवे ने कई जो फ्राइट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हमने पार्टनरशिप भी कंटिन्यूस बेसिस में की है। कई प्रकार के लगभग 16,000 प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स हैं, उसको हमने इंक्लूड किया है ना, जिससे कि टू फैसिलिटेट स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक लाइक ऑटोमोबाइल एंड फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल करने की बात की गई। फ्लाई ऐश क्या होता है, जैसे इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लाई ऐश, ये भी बात की गई है ना। स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक ऑटोमोबाइल है, जैसे गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, या फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कोल की बर्निंग जब होती है तो उसमें फ्लाई ऐश होता है। अब उस फ्लाई ऐश को कहीं इस्तेमाल किया जा सके, कई इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, तो इन स्पेशलाइज्ड कार्गो आप कह सकते हो, ये स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक इनसे रिलेटेड है, तो इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, कई जो प्राइवेटली ओन्ड जो वैगन्स हैं या आप कह सकते हो जो कोच टाइप होते हैं, उनको इंक्लूड आपका किया गया है। फिर यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री कैन मैनेज देम अदर हैविंग टू कवर लार्ज डिस्टेंस टू लोड देयर कार्गो, दिस इंक्रीज द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड हैंस द रिलक्टेंस टू पैट्रनाइज द इंडियन रेलवे। अब ये भी एक चीज़ है कि जैसे रेलवे साइडिंग की बात की गई, तो जैसे देखो इसमें फोकस क्या किया गया है कि जब आप ये मानो कि मानो एक ही जगह आपने बना रखा है, अब उससे क्या होगा कि जब एक ही जगह बना हुआ तो वहीं पे लोग जाएंगे और फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर हो या ट्रैवल करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो जाए, तो इससे लोग उसको यूज़ करना कम करेंगे। तो ये ज़रूरी क्या है कि अगर हम मल्टी पॉइंट एरियाज़ क्रिएट करें, मल्टी पॉइंट में अलग अलग जगहों से उन प्रोडक्ट्स को अपलोड किया, मतलब बोर्ड किया जा सके, कार्गो को ट्रांसपोर्ट, या जैसे मान लो मल्टीपल पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके, और जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, कार्गो जो है या जो भी प्रोडक्ट है उसको ट्रेन पे चढ़ाया जाए और वो फिर वहाँ से मूव कर जाए। तो ऐसे कुछ अप्रोच पे भी फोकस आपका किया गया है। फिर उसके बाद कॉमन यूज़र फैसिलिटीज़ एट कार्गो एग्रीगेशंस, डिस्पर्सल पॉइंट्स, माइनिंग क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लार्जर सिटीज़, बहुत सारी लेवल पे देखा जाए तो ये यहाँ पे कहा गया कि कई ऐसे क्लस्टर्स भी क्रिएट किए। जैसे कई एरियाज़ ऐसे हैं, जैसा आपने किया कि यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, तो आपने क्या किया, माइनिंग क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे कई माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही, वहाँ पे एक स्टेशन सेट किया और वहाँ पे ही मल्टीपल पॉइंट्स में, और वहीं से जो रेलवे है, रेलवे का रीच बढ़ाया, और जो भी कार्गो है या जो बल्क कार्गो है उसके माध्यम से, रेल के माध्यम से, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट से उस चीज़ को ट्रेन में डाला जा सकता है और फिर उसको जिस जगह पे भेजना वो भेजा जा सकता है। तो ऐसे कई क्लस्टर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो यहाँ माइनिंग हो रही है, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ये एक बड़ा शहर है, तो ऐसे डिफरेंट क्लस्टर से कनेक्टिविटी आप इस्टाब्लिश जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि स्टेट का रोल बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इस पूरे प्रयास के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि सेंट्रल, मतलब रेलवे है क्योंकि सेंट्रल बॉडी है तो आप स्टेट के रोल को ना करें, क्योंकि जो भी है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, माइनिंग क्लस्टर्स या बड़े शहर हैं, इनमें स्टेट का रोल है, तो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके ही चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ऐसे क्लस्टर डेवलप करना, मल्टी पॉइंट सिस्टम क्रिएट करना, ये सब चीज़ें स्टेट के पार्टनरशिप, सेंट्रल स्टेट के पार्टनरशिप के माध्यम से ही हो सकती है। फिर उसके बाद इंडियन रेलवे कई नई कम्योडिटी पे को देखना, जैसे फ्लाई ऐश है। अब जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन की बात करें तो कई एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, रेल लोडिंग, अपलोडिंग, अनलोडिंग फैसिलिटीज़ हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बट द सेम हैज़ नॉट बीन इम्पोज्ड ऑन रोड लोडिंग, अनलोडिंग फैसिलिटी। अब इसमें देखो दो बातें कही गई हैं, कई नई कम्युनिटीज़ ऑफ फ्लाई ऐश, जैसे कोल बर्न होता है तब ये फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश बनता है और इसका डिमांड बहुत अधिक भी रहता है। और एज़ पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑल्सो सर्टेन, मान लो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फ्लाई ऐश का यूज़ होता है, ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, ईंट बनाया जा रहा है तो फ्लाई ऐश का यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल आपका होता है। तो जो भी ये फ्लाई ऐश हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे की ज़रूरत आपकी पड़ेगी। तो ये नए प्रकार की कम्युनिटीज़ हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन जब हम देखते हैं
क्लियरेंस की बात करते हो तो रोड और इन सब में इतना नहीं रहता है, बट रेलवे में कई लेवल पे एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है, तो इस पर भी देखना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। सो रिस्ट्रिक्शन हैव मेड सम यूजर मूव कार्गो बाय रोड। अब कई जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इस वजह से लोग प्रीफर रोड को करते हैं इन तो रेलवे से कंपैरिजन, और रोड और रेलवे का कंपटीशन भी चलता रहता है इस लेवल पे। तो कई आप कह सकते हैं कि कई लेवल पे रोड ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्चा लगेगा। अब कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको अगर उसके 2 रुपये भी बचते हैं तो प्रेफर करेगा जहाँ उसके कम पैसे लगते हैं। तो रेलवे को इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से भी कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इनटू फ्लड प्रोन एरिया। ये एक टॉपिक आपका बनता है और ये टॉपिक हम इंक्लूड कर सकते हैं ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, दिस कैन बी इंक्लूडेड फ्लड प्रोन एरिया। अगेन अगर आप सेशन देख रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर से करें, आलस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां मौका मिले वहां पे आप इस सेशन को जरूर से शेयर करें। थोड़ा सा अगर आप नए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, कुछ दिन आप क्लासेस करें, आप देखेंगे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो रहा है। और जब भी नोट्स बनाएं तो नोट्स हमेशा डेट वाइज नहीं सब्जेक्ट वाइज बनाना है। तो ये टॉपिक आप ज्योग्राफी के अंदर नोट करें, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरिया। अब पहली चीज़ तो देखो फ्लड प्लेन क्या होता है। जैसे ये नदी बह रही है तो नदी में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो जहाँ तक पानी जाता है, ठीक है, वो उसका फ्लड प्लेन बन जाता है। जैसे पानी अभी तो कम है तो यहाँ तक है, मान लो पानी ज़्यादा है तो यहाँ तक ये चला जाएगा, तो ये फ्लड प्लेन कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये स्टोरेज है तो बिफोर फ्लड ये पूरा खाली है। अब जब फ्लड बहुत ज़्यादा आएगा तो ये ड्यूरिंग फ्लड ये जगह पूरी भर जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये नदी पानी अभी कम है, मान लो 10 साल तक पानी कम ही रहा, लोग यहाँ घर और बनाना शुरू कर देंगे। इस टाइप से यहाँ भी घर बना देंगे, बोलेंगे नदी देखते हुए ये है फ्लैट या घर है। आप रोज़ सुबह नदी की वादियों में जो है नदी की क्या बोलते हैं आवाज़ सुनते हुए आप उठो और ऐसा वैसा इस टाइप का प्रमोशन कर देंगे। आप खुश हो जाओगे कि मैं नदी को डायरेक्ट देखूंगा, तो उसमें आप करोड़ों रुपए लगा के पैसा लगा के और ख़रीद लोगे। अब ऐसी स्थिति क्या होगी, दोबारा ऐसी स्थिति आ जाएगी। मान लो बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पूरा सारा डूब जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे ये स्थिति बन जाएगी। अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो ये पूरा आपने बना दिया है, अब यहाँ पे जो नीचे रह रहे हैं उनका क्या होगा, ये नीचे क्या होगा, फिर क्या हाहाकार मच जाएगा। बोले यार ये फ्लड हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है, हमें भी अवेयरनेस होना है। और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अनसस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है उसमें ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव ही नहीं करें ना, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में तो होता ही है कि ये क्या कि ये फ्लड प्लेन है कि नहीं है। तो फ्लड प्लेन में घर बना दोगे, थोड़ा भी पानी का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पानी आ जाएगा और पूरा का पूरा ये डैमेज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो स्टडी भी यही चीज़ हाईलाइट कर रही है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वो उनमें फ्लडिंग आपकी इंक्रीज़ हो रही है और इससे काफ़ी सारी लाइफ भी और ये सब लॉस हो रही है। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया जो फ्लड रिस्क है बहुत सारे शहरों में वो तेज़ी से बढ़ेगा। और इसका एक बड़ा फैक्टर ये है कि सिटीज़ जो बन रही हैं उनमें घर और ये सब जो बन रहे हैं वो फ्लड प्लेन्स में उनको बनाया जा रहा है। 1985 से ह्यूमन सेटलमेंट फ्लड प्रोन एरिया में जो है वो ऑलमोस्ट डबल आपका हो गया है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है। सस्टेनेबल नहीं क्योंकि हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जो मिडिल इनकम कंट्रीज है जैसे भारत है, यहाँ पे भी जो सेटलमेंट है बहुत इंक्रीज हो गया। जैसे आप दिल्ली चले जाओ तो जो यमुना के फ्लड प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जम के घर और बने हुए हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स और ये सब भी बने हुए हैं, जो अलाउड नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। हाउ इज़ इंडिया एट रिस्क, इंडिया कैसे इसमें रिस्क में है। इंडिया जो है इंडिया बेसिकली अमंग द 20 कंट्रीज़ नहीं है, अमंग द 20 कंट्रीज़ जहाँ पे सेटलमेंट फ्लड हैज़ार्ड्स मतलब टॉप 20 में हम नहीं है जहाँ पे फ्लड हैज़ार्ड हम ज़्यादा फेस करें, मतलब फ्लड वाला डिज़ास्टर हम ज़्यादा फेस करें। बट थर्ड हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल सेटलमेंट, बट हम थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ग्लोबल सेटलमेंट के चाइना और यूएस के बाद में, एंड ऑल्सो थर्ड आफ्टर चाइना एंड वियतनाम एमंग कंट्रीज़ विथ न्यू सेटलमेंट जो एक्सपेंड। मतलब अगर हम ये देखें तो पॉसिबिलिटी जो 1985 से 2015 तक का जो है जिसमें फ्लड प्लेन एरिया में लगातार घर बनते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा तीसरा नंबर है ऑलमोस्ट। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि हम फ्लड प्लेन एरिया में हम जो ये फ्लड प्लेन एरिया है इनमें अर्बन सेटलमेंट और ये सब ना करें, ये हमें देखना है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहता है। अब यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या बनता है कि जैसे अब मान लो घर बन रहा है, अब उस घर को ये देखना चाहिए लोकल लेवल पे, अगर मान लो अर्बन सेटलमेंट एक्सपैंड कर रहा है और उसमें ऐसी जगह पे घर बन जाए जो कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे फ्लड प्लेन एरिया है, तो एनवायरनमेंट रेगुलेशन भी इसमें ज़रूरी हो जाता है। बिना उसके फिर
नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कोई वहाँ रह रहा है, करोड़ों रुपए लगा रहा है, सब कुछ है, बड़ा कोई डिजास्टर आया सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये देखना भी जरूरी है। सो मार्केट जो फोर्सेस हैं वो फ्लड प्रोन एरियाज में लगातार मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा घर और ये सब बना ही रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है। अर्बन प्लानिंग को हमें सस्टेनेबल रखना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। एंड यहाँ पे अर्बन जो गवर्नमेंट है, हाउसिंग इन सच एरिया मोर फ्लड रिजिलियंट, अगर मान लो कहीं ज़रूरत भी पड़ रही है तो ऐसी जगह पे घर बनाने की, तो फिर उन्हें ये ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे फ्लड का इम्पैक्ट वो कम से कम हो। और रिवर, जैसे कुछ ऐसी हमारी कम्युनिटीज़ हैं ब्रह्मपुत्र एरिया में रहती हैं, मिसिंग और मियाँ कम्युनिटी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र एरिया में रहती हैं, वो रिवर साइड सेटलमेंट उन्होंने अपने तरीके से किया है। तो ऐसा कुछ हम मॉडल अपना सकते हैं अगर कहीं पे रिवर साइड डेवलपमेंट या सेटलमेंट करना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ज्योग्राफी का टॉपिक आप याद रखो, ये मिसिंग और मियाँ कम्युनिटी ब्रह्मपुत्र के अलॉन्ग ये कम्युनिटी हमारी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी टीम फाइंड्स कार्बन फ्लावर्स एक्सीलेंट एट टर्निंग लाइट टू हीट। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का टॉपिक बन जाता है, और इसमें एक टॉपिक आता है दैट इज़ नैनो फ्लोरेट। नैनो फ्लोरेट करके एक टॉपिक बनता है, नैनो फ्लोरेट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज़ तो देखो, जैसे मान लो जब हम बात करते हैं नैनो स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो नैनो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आप मानो कि कोई भी चीज़ बहुत ही स्मॉल, लाइक 1 और मोर डायमेंशन 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। मतलब आप खुद देखो कि इवन जो ह्यूमन हेयर है ना, हमारे जो बाल है, उससे भी 1000 गुना छोटा वो नैनो स्ट्रक्चर आपका होता है। अब ये नैनो स्ट्रक्चर का यूज़ बहुत लेवल पे आज के समय में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया है। आप ये देखो जैसे ह्यूमन हेयर से भी छोटा, बैक्टीरिया से भी 1000 एनएम तक आप कह सकते हैं साइज़ छोटी, 20 से 250 एनएम वायरस से भी छोटी। तो ऐसे बहुत सारी लेवल पे कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप आपके किए जा रहे हैं, कार्बन नैनो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, गोल्ड एटम्स की बात करें, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल है। फिर आपके है ना, तो यहाँ पे अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि एक कार्बन नैनो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जो कि ब्लैकर देन ब्लैक है, और इसमें सिलिकॉन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, और इसका नाम जो रखा गया वो है कार्बन नैनो फ्लोरेट्स। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो कार्बन नैनो फ्लोरेट्स की अगर हम बात करें, तो कार्बन नैनो फ्लोरेट्स क्या है कि ये सनलाइट की इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसे ये जो आपकी है, तो ये क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि इट कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करके है ना, जैसे ये इजीली उसको हीट में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कहा गया कि कई ऐसे मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि जैसे मान लो फोटोवोल्टिक है या ऐसा मटेरियल है, ये मात्र विजिबल और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट ये क्या है, इंफ्रारेड विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट जो एनर्जी सनलाइट में आती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में। अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है साइंस से रिलेटेड कि फोटोवोल्टिक मटेरियल जो सोलर पैनल्स में होता है ना, वो उसमें विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वही एब्जॉर्ब होती है, लेकिन ये जो नैनो फ्लोरेट्स जो बनाए गए हैं इसमें इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और यूवी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। और यही जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसमें आप कह सकते हैं सनलाइट, हाफ ऑफ जो सनलाइट जो एनर्जी है सनलाइट की वो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में आती है। सो नैनो फ्लोरेट जो है ज़्यादा एनर्जी सन से एब्जॉर्ब कर सकती है, ये एक पॉइंट हाईलाइट किया गया। दूसरा ये भी कहा गया कि हाई लाइट हीट कन्वर्जन एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई है, मतलब सूरज की रोशनी से वो हीट जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है कि जब भी इस मटेरियल पे अगर सनलाइट आपकी रहती है, सो है ना, तो यहाँ पे लाइट फॉल ऑन द मटेरियल, कार्बन जो कोन्स होते हैं वेरी लिटिल इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब जैसे लाइट पड़ी तो ऐसा, जैसे लाइट अगर पड़ी किसी चीज़ पे, जैसे सपोज करो लाइट अगर पड़ती है और पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसमें ये इंश्योर किया जाता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो एब्जॉर्ब होगी तो और हीट जनरेट होगी। सो यहाँ पे क्या, वंस द रिस्क विथ मटेरियल दैट कैन कन्वर्ट सनलाइट इनटू हीट इज दैट इट कैन loss it to its environment. Carbon nanofluorates don't, however, thanks to long range disorder, part of the structure at some distance from each other poses different physical properties. अब देखो ये भी है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो हीट है वो हीट कैन लॉस इन द एनवायरनमेंट, तो
तो ये नैनो फ्लोरेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि हीट लॉस भी कंपैरेटिवली आपका कम से कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 मीटर स्क्वायर कोटिंग अगर कार्बन नैनो फ्लोरेट की जाए तो ये लगभग 5 लीटर ऑफ वाटर को वेपराइज कर सकता है, मतलब पानी को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब हीट है, मतलब पानी को गर्म कर सकता है इतना जल्दी। इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लेवल पे, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम हीट जनरेट करते हैं, तो वो सारी की सारी लेवल जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो नैनो फ्लोरेट्स की कोटिंग की जा सकती है, और कोटिंग करने के बाद ये जो है हीट कन्वर्ट हो सकती, मतलब सनलाइट को ही हीट में कन्वर्ट कर सकती है, और हीट की जो हमारी नीड है उसको हम पूरा कर सकते हैं। सो नैनो फ्लोरेट कोटिंग कैन हेल्प हीट अप द हाउसिंग। हॉस्पिटल में कई सर्फेसेस हैं, जैसे मान लो स्टरलाइज करना, बैक्टीरिया और वायरस को मारने, और इन सब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन है जो नैनो टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। सो मटेरियल कैन बी कोटेड ऑन वास्ट वैरायटी ऑफ सर्फेसेस, है ना, कई सर्फेसेस में इसको कोट किया जा सकता है, जैसे दीवार में पेंट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, ये भी है। एंड है ना, तो जहाँ जहाँ पे भी सनलाइट अवेलेबल है किसी भी प्रकार पे, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर कोटिंग करते हो और आस पास रहते हो तो वो आप सांस ले रहे हो तो आपके अंदर चला जाएगा, तो इस प्रकार का नहीं है। हाईली स्टेबल प्रोडक्ट रहता है और काफ़ी समय तक वो उसी में ही प्रेजेंट आपका रहेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपके नैनो फ्लोरेट्स के बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इसमें ये एक टॉपिक साइंस का एक आ जाएगा, देयर इज दिस साइंस टॉपिक, ठीक है, इसको देख लेते हैं। साइंस का एक टॉपिक है। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है अक्टूबर 31 को मनाया जाता है, जिससे सेविंग मनी, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, मतलब पैसा सेव करना और इससे रिलेटेड वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। अब इसमें इन्होंने आगे कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इसमें आर्टिकल के अंदर, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी एक्शन अगर होता है फिजिक्स के अंदर, वो क्या है कि जैसे एनर्जी अगर चेंज होती है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि जितनी भी एनर्जी है, जैसे हम कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, एनर्जी कंजर्वेशन का ये प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे क्या है, नथिंग इज डिलीटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली कंजर्व्ड। ये एनर्जी बेसिकली का एक मेजर फिजिक्स का कंसेप्ट भी है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सो यहाँ पे हर एक फेनोमेना अगर देखा जाए तो यही सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और ये बेस्ड है ऑन द आइडिया कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। सो एक्शन इन फिजिक्स की अगर हम बात करें कि देयर इज अ चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जैसे मान लो एनर्जी है एक फॉर्म में, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, बट नाइदर द एनर्जी डिलीटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, देयर इज ओनली अ चेंज। तो ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि ये एक चीज़ हाईलाइट भी करती है कि अगर जैसे आपके पास कोई चीज़ सरप्लस में है, उसको हम एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट लाइक सेविंग जैसी चीज़ें हम फोकस कर सकते हैं। जैसे एनर्जी अगर सरप्लस में है तो वो सर्टन फॉर्म ऑफ एनर्जी वो सेव्ड रहती है, कंजर्व फॉर्म में आपकी जो है वो रहती है। इट मीन्स दैट अ फिजिकल system between any two point in a space time evolves along a path that minimize or maximize the action depending upon the outcome of the process. So यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात यही है कि जो यहाँ पे ये कहा गया कि जो लीस्ट शब्द मेंशन्ड है, इट इज डज नॉट मीन मिनिमैलिटी, इट सिंपली मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है, जैसे मान लो कि along the path that minimize और maximize the action depending on the outcome of the process, कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आउटकम है उस बेसिस पे ही चीज़ों का इस्तेमाल होना। या इवन जैसे कई सारे लेवल पे अगर हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है, या आउटकम के बेसिस में ही एनर्जी का कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा उस फेनोमेना के अंदर, तो या चेंज इन द एनर्जी सिस्टम भी डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम। आउटकम आपका क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए। तो यहाँ पे ये बस आपको ये देखना है कि एक लीस्ट एक्शन का प्रिंसिपल है वो क्या है। ये क्वेश्चन देख लो, मैंने स्टार्टिंग में दिया था, इंटरनेशनल एथिक्स इज एन यूरोपियन टर्म मोस्टली डिफाइंड अंडर प्रिज्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया स्टैंड इन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। 15 नंबर में लिखना है, ठीक है, 250 शब्दों में लिखना है। प्लीज़ आप लोग लिखें, हिंदी में भी आप रीड कर लें। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आकलन सीरीज ज्वाइन करके अपना आंसर पोस्ट करो। आंसर की चेकिंग आपकी चल रही है, ठीक है, वो आपको 3-4 दिन का एक साथ मिल जाएगा। 899 इस कोर्स का प्राइस है, आप अपने आंसर इवेल्युएट करवा सकते हैं, इसको प्लीज़ मिस नहीं करना है। साथ में टेस्ट जरूर से दें,
टेस्ट एक अभी संडे को हुआ है, पिछले संडे को हुआ है, इस संडे को भी होगा, तीसरा टेस्ट इस संडे को होगा। टोटल 50 टेस्ट है, प्राइस बहुत ही कम है, प्लीज़ मिस ना करें। और ये एडवांस करंट अफेयर्स के जो ये टेस्ट हैं इनको जरूर से अटेम्प्ट करें, इससे आपका एक तैयारी भी बनी रहेगी। आप देखोगे कि एडवांस करंट अफेयर्स किस तरीके के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अपने आंसर आप चाहें तो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।